हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर यूपीएससी ईपीएफओ के ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस बार वैकेंसीज का नंबर भी बम्पर है। 311 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 2025 में सिर्फ 156 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जब आई थी तो बच्चों को काफी निराशा लगी थी। बट इस बार क्योंकि वैकेंसीज का नंबर डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 311 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अब सिंसियरली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने पूरा जो अपना एफर्ट इस टाइम पर प्रिपरेशन में लगा रखा होगा। बट दोस्तों, आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी लाइफ क्या होने वाली है। और इस पूरी जर्नी को समझने के लिए जो आपकी आफ्टर सिलेक्शन होने वाली है, हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट हैं आज। एक है दीक्षा अमृता त्रिपाठी, जिनका रैंक 25 था 2023 के ईओ एग्जामिनेशन में। और एक है योगेश सागर, जिनका रैंक 2 था ईओ 2023 एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों ही टॉपर्स जो ईओ एग्जाम 2023 के थे, हमें गाइड करेंगे कि भाई आफ्टर सिलेक्शन एक ईओ एओ पोस्ट की लाइफ क्या होती है और किस तरह का एक्सपीरियंस इन लोगों का रहता है। दीक्षा अमृता मैम, वेलकम टू द सेशन, एंड योगेश सर, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले मैम, मैं चाहूंगा आपसे कि आप एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपका प्रिपरेशन बैकग्राउंड क्या था, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। और योगेश सागर सर, मैडम के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन या प्रिपरेशन बैकग्राउंड क्या था। प्लीज मैम, आप पहले बता दीजिए। ओके। हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीक्षांता त्रिपाठी है। मैं लखनऊ से आती हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है बीएचयू से। और फिर उसके बाद मैंने एमकॉम किया है विद स्पेशलाइजेशन इन लेबर लॉज। एंड 2023 में इट वाज माय फाइनल सेमेस्टर एंड उसी टाइम नोटिफिकेशन भी आया था। तो साथ ही मैंने ईपीएफओ की प्रिपरेशन की एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट रैंक इन दिस एग्जाम एंड क्लियर दिस एग्जाम। राइट मैम। Currently, I'm posted in EPFO as accounts officer. इन आगरा मैम। Yes, in our. राइट मैम। योगेश सागर, आप सर अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं योगेश सागर नाम है मेरा। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2019 पास आउट हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। उसके बाद मैं सीएससी प्रिपरेशन कर रहा था। लगातार सीएससी के अटेम्प्ट दे रहा था। और मैंने 3 मेंस दिए, सक्सेस में नहीं मिली। फिर मैं बाकी के यूपीएससी के एग्जाम्स भी ट्राई कर रहा था। उसी टाइम मैंने ये वाला एग्जाम भी दिया था 2023 में, एओयू का। और फिर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और अब मैं अकाउंट्स ऑफिसर की तरह पोस्टेड हूँ आरओ आगरा में। नहीं सर, सर आपने सिर्फ ये एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं किया, आपने इस एग्जाम में टॉप रैंक भी लाया है। ठीक है, रैंक 2 और रैंक 25 लाना इन एग्जाम्स में आसान नहीं है। जब आप मतलब बहुत कम रेगुलर इन एग्जाम्स को देखते हैं और आपको एकदम प्रिपेयर कर इन एग्जाम्स को देना होता है। तो दीक्षा मृता में मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ईओ एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्योंकि आप तो कुछ और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इस टाइम आपकी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो जब ये एग्जाम आया होगा तो आपको क्या लगा कि क्यों मुझे इस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। सर, पहला रीजन तो ये था कि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था। तो अ, सीधे यूपीएससी से कोई एग्जाम आते हैं तो प्रेस्टिजियस फीलिंग आ ही जाती है। एंड सेकंड रीजन वाज दैट सिलेबस जब मैंने देखा था तो मुझे वो लगा था कि आई हैव रेड दीज सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, तो मेरे लिए वहाँ पे एडेड एडवांटेज हो सकता है। सो राइट आई मैम। थॉट ऑफ गोइंग फॉर दिस एग्जाम। राइट मैम। योगेश सर, जब आपने इस एग्जाम को देखा होगा तो आपको ये था कि मैं यूपीएससी का जो है अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, अब इस एग्जाम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जनरली यूपीएससी एक ऐसा दलदल है जहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। मतलब ऐसा लगता है हमेशा कि चल थोड़ा सा और मैं 3 मेंस लिख चुका हूँ, काफी क्लोज हूँ शायद सिलेक्शन के, मैं बहुत एफर्ट मार चुका हूँ, कहीं और डाइवर्ट नहीं होता हूँ, क्या पता मेरे एफर्ट्स डाइल्यूट हो जाएं। तो आपने कैसे मोटिवेशन जनरेट करी कि हाँ मुझे ईयू एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। हाँ, एक तो सर यही था कि थोड़ा टाइम भी पास हो गया था ग्रेजुएशन के बाद। और फिर जैसे सक्सेसिव जब फेलियर्स मिलते हैं तो फिर उसके बाद लगता है कि एक तो सक्सेस चाहिए कम से कम मिनिमम। तो उसी के लिए ट्राई कर रहा था मैं। और फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल दलदल की तरह फील होता है कि जैसे एक बार अब साइकिल रिपीट होती रहती है। जैसे ही मेंस खत्म हुआ, मेंस का रिजल्ट आया, उसी के 2-3 महीने बाद फिर अब फिर अगला प्रीलिम्स आने वाला है। इंटरव्यू का रिजल्ट आया, वो उसी मंथ आता है जिस मंथ प्रीलिम्स होने वाला है। तो ये है, बट उसमें फिर वही है कि संकन कॉस्ट फैलेसी होती है कि आपको लगता है कि डूब रहा है, थोड़ा कुछ बचा लें, थोड़ा कुछ बचा लें, बट चक्कर में और डूब के जाता है। तो वो भी मेरा था कि एटलीस्ट मुझे एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए थोड़ा भी फुटिंग के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है कॉलेज के बाद। तो फिर उसी टाइम पे ये एग्ज़ाम आया। 2021 में भी शायद ये एग्ज़ाम आया था। तो उस टाइम तो मैं एकदम वो था कि हाई मोड में, किसी एसी के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। और टीसीएस भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था।
बट फिर 2023 तक आते आते थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बाकी एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए। तो उसी टाइम ये एग्ज़ाम आया, तो यूपीएससी के ही थ्रू आया था। तो फिर वही एक बड़ा मेजर रीज़न रहा कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो इस एग्ज़ाम को दे। नाइस। दीक्षा मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी ईओ पोस्ट की परसेप्शन कुछ और होती है। ठीक है कि चल जो भी होगा कर लेंगे, एक बार सिलेक्शन तो हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो आपकी परसेप्शन इस जॉब की तैयारी से तैयारी के टाइम पर क्या थी, और अब क्या परसेप्शन है आपकी इस जॉब की? मतलब आप कैसे अपने पास्ट को इस टाइम से कंपेयर करेंगे कि मैं पहले ईओ के बारे में ये सोचती थी लेकिन ईओ ये है एक्चुअल में? पहले मेरा जो परसेप्शन था इस जॉब को लेके वो बहुत ही लिमिटेड था स्कोप में। मुझे लगता था अगर अकाउंट्स ऑफिसर है तो मेजरली अकाउंट्स रिलेटेड वर्क होगा, या इन्फोर्समेंट है तो उस टाइम पे सिर्फ हमें ही इंस्पेक्टर टाइप का रोल होगा। बट यहाँ आके पता चला दैट देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस जहाँ पे आपको लॉ की भी नॉलेज चाहिए, अकाउंट्स में भी आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है। अ, क्यों ये कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट इस एग्जाम में डाला गया है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्यूटर नॉलेज की भी काफी जरूरत पड़ जाती है। एंड ये थोड़ा परसेप्शन में चेंज आया कि बहुत डायनामिक रोल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अकाउंट्स और एनफोर्समेंट। राइट सर। सो योगेश सर, जब हम तैयारी कर रहे होते तो हमें यूपीएससी की तरफ आप जैसे इंक्लाइंड थे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार पावर आ जाएगी तो मैं लोगों की पब्लिक सर्विस कर सकता हूँ, थोड़ी अथॉरिटी आएगी तो मैं शायद लोगों का भला कर पाऊंगा, इन्फोर्समेंट की पावर आएगी तो अगेन मैं कुछ अच्छे एक्शन ले पाऊंगा। तो क्या ये परसेप्शन जो थी हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के रिगार्डिंग, क्या वो ईओ एग्जाम पे भी वैलिड होती है? क्या यहाँ पर भी आपके पास पावर, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फॉर इन्फोर्सिंग थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल? हाँ सर, ये है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, क्योंकि जिस सेक्शन को आप डील कर रहे हैं वो अभी वेज सीलिंग 15,000 है ईपीएफएक्स में। तो वो जो पर मंथ 15,000 से कम कमा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो है, उससे आप डील कर रहे हैं। तो पब्लिक सर्विस करने का और लोगों की लाइफ में चेंज लाने का मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। क्योंकि बहुत ही मतलब लोअर स्ट्रेटा से जो लोग आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं लिविंग कंडीशंस उनकी। और जो हम इंश्योरेंस भी एक देते हैं ईडीएलआई स्कीम के से, तो उसमें भी मतलब लाइफ चेंजिंग है, मैक्सिमम अमाउंट 7 लाख है, तो वो बहुत से लोगों की लाइफ चेंजिंग है। ऐसे केसेस आते हैं जैसे अगर आप पीआरओ पे ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर बैठते हैं कि फादर की डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है, यंग जो एल्डेस्ट किड है वही 18-19 साल का है अभी। तो काफ़ी सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ती हैं, देखते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, तो उनका आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उनको, और एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग उनकी अच्छी हो पाए। साथ ही इन्फोर्समेंट की भी काफ़ी पावर्स हैं। और एज अ ईओ जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपके पास काफ़ी इन्फोर्समेंट की एज एन इंस्पेक्टर पावर्स हैं, एक्ट के थ्रू ही डिफाइंड हैं। और अब तो जैसे जैसे सोशल सिक्योरिटी का एम्बिट भी बढ़ता ही जा रहा है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में जाते जा रहे हैं, तो आपका एरिया भी बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, बट पावर्स वही कि आप फॉर पॉजिटिव चेंज। एक नेगेटिव कनोटेशन भी पावर के साथ जुड़ा होता है कि आप किसी को कितना परेशान कर सकते हैं, वो वाली पावर। तो वैसी वाली मतलब उस नेगेटिव कनोटेशंस के साथ ना आए। और गवर्नमेंट भी अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उस चीज़ को लेकर के कि लीजिंग और बाकी चीज़ें इंश्योर करने के लिए। तो पावर अभी भी काफ़ी है, बट यू हैव टू यूज़ इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स एंड द पीपल, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके। राइट सर। एक्चुअली यूपीएससी एग्जाम में भी हम जब तैयारी करते हैं तो हम यही सोच के तैयारी करते हैं कि जो पावर आएगी उसको लोगों की भलाई के लिए यूज कर सकेंगे। अगर वही अगर आपको ईओ एग्जाम पोस्ट पे मिल रही है क्वालिफाई करने के बाद तो अच्छी चीज़ है, मतलब आप एक अच्छी डायरेक्शन में हैं। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दीक्षा मित्तल मैम कि जब आप इस पर्टिकुलर जॉब में ज्वाइन करने वाले होंगी तो अ, आपके माइंड में बहुत सारे जो है रिजर्वेशंस होंगे कि यार क्या होगा, कैसे मैं जाऊंगी ऑफिस में, क्या होगा, कैसी मेरी लाइफ होगी। तो आफ्टर सिलेक्शन क्या प्रोसेस था ज्वाइन करने के बाद? आपके फर्स्ट फ्यू डेज या फिर फर्स्ट फ्यू वीक किस तरीके से निकले, और किस तरीके से आपको यहाँ पर एज अ वुमेन फील हुआ कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन फ्रेंडली है, और एज अ गर्ल मैं यहाँ पर अच्छे से अपनी लाइफ जो है अगले रिटायरमेंट की एज तक आराम से निकाल सकती हूँ? हाँ, ओके सर। तो ज्वाइनिंग हमारी जब हुई थी तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग मुझे ऐसा लगा था कि डायरेक्टली वर्क अलॉट हो जाता होगा। बट हमारी जो यहाँ के सीनियर्स थे, एपीएफसी सर, आरपीएफसी सर, वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने हमें इनिशियली तो काम को समझने के लिए अलग अलग सेक्शंस में बोला कि आप खुद से जाके
लोगों के साथ बैठ के थोड़ा समझना चाहिए। तो 1-2 वीक वैसे गए, फिर हमें ऑर्डर के साथ जो एओस है यहाँ पे, एओयूस, उनके साथ अटैच किया गया था विद डिफरेंट सेक्शंस, सो दैट वी कैन गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सेक्शन इन अ डीपर मैनर। तो इस तरीके से हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चला फॉर 13 वीक्स। उसका तो एक अलग से ऑर्डर भी आया था बाद में, बट हमारे यहाँ पहले ही स्टार्ट हो गया था। फॉर 13 वीक्स वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम, ऑन द जॉब ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग। ऑन द जॉब तो उससे ट्रेनिंग। हम अच्छे से हम लोग पता चल जाता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। एंड एज अ फीमेल मुझे ये फील हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट रहता है। थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप का जो वर्क फील आना चाहिए वैसा है यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट गुड। मतलब आपको प्रोफेशनलिज्म फील होता है, वो ब्यूरोक्रेटिक हाँ। हायरार्की और जो इनर्शिया होता है वो आपको फील नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर, राइट? यस यस। राइट मैम। दीक्षा मैम, एक और जो पॉइंट होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमें ना बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करवाने दीजिए। मतलब हम जो है एस्पिरेंट लाइफ से आए हैं, पहले स्टूडेंट लाइफ थी कॉलेज में, आप आईआईटी बीएचयू के हैं, ठीक है, सर भी वहीं से हैं। तो कॉलेज में बहुत चिल मूड रहता है एकदम, ठीक है, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जो मन करता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ अवॉइड भी करते हैं चीज़ें। फिर एस्पिरेंट लाइफ आती है जहाँ पे बस यही प्रेशर रहता है कि जल्दी से जॉब पकड़ लो यार, कैसे भी जो है स्टेबल हो जाओ, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आके आपको किस तरह की लाइफ देखने को मिल रही है? मिक्स ऑफ कॉलेज या एस्पिरेंट लाइफ, या कुछ डिफरेंट ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक? जैसे हमारा कैडर है यहाँ पे, बहुत कॉलेज वाली फीलिंग तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी काफी है जॉब में, तो दैट इज वन थिंग। एस्पिरेंट लाइफ से ट्रांजिशन करने में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है। एंड इन योर डेली कंडक्ट ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि आप वो जो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए इन योर इंटरेक्शंस विद पीपल, आप वो कर पाए। तो राइट ये मैम, एंड कुछ चीजें स्टाफ हैं काफी कि सपोर्टिव है यहाँ पर आपके लिए। मैम बट जैसे योगेश। पब्लिक आती है, हाँ जी। पब्लिक से कभी कभी डीलिंग हो जाती है हमारी, तो उस टाइम पे फील होता है दैट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑफिसर। तो वैसे एस्पिरेंट राइट। की तरीके से तो नहीं चल सकता। राइट मैम। योगेश सागर सर, आप ना रैंक 2 लेके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे थे, तो एक एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं रैंक 2 लाया हूँ इस एग्जाम में, ठीक है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपको भी जो है ट्रांजिशन करने में डिफिकल्टी फेस हुई, या फिर इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस? और कैसे ट्रीट किया आपको लोगों ने इनिशियली? वैसे ही जैसा मैम ने भी बताया, तो मुझे भी अटैच किया गया था शुरुआत में आके। तो मुझे पीआरओ पे ही अटैच किया गया था कि पब्लिक डीलिंग के लिए। तो मैं वहीं अटैच था और फिर वो कुछ महीने में वही पीआरओ पे ही काम किया मैंने। तो डिफरेंस मतलब मुझे तो शुरुआत से ही मतलब आपको फिर काफी हो जाना पड़ता है कि अगर ऐसे, या फिर डेली अगर पब्लिक इंटरेक्शन है, मैं मतलब रोज एटलीस्ट 100 लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी कंसर्न सुन रहा हूँ। तो वो डिफरेंस दिखना चाहिए कि वो मेंबर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप उनकी सर्विस के लिए हैं, और वो आप पे रिलाई कर सकते हैं। तो आपके कंडक्ट में वो तो पहले दिन से दिखना चाहिए कि आप एक रिलायबल पर्सन हैं जो उनका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। अगर वो उसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको देख के, आपकी बात सुन के, जो आप उसको सजेशन दें उसको सुन के, तो फिर वो एस्केलेट होगी, ऊपर जाएगी, फिर रिव्यू होगी, ये होगा, वो होगा। तो कंडक्ट में इतना तो होना चाहिए। और बाकी लोगों का भी कंडक्ट ऐसा ही था मेरे प्रति भी कि सबसे पहले तो यही होता है कि आप यहाँ पे 2 कोटा होते हैं, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं डीपी कोटा से, और एक डायरेक्ट रिक्रूट्स होते हैं डीआर कोटा। तो डीआर कोटा को तो पहले से ही माना जाता है कि आप आएँगे तो आप अपने अपने साथ एक प्रोफेशनलिज़्म, एक न्यू आउटलुक, और आप थोड़े टेक सेवी होंगे, और मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अगर नया काम भी करने को दिया जाए तो वो भी कर पाएँगे। तो ये पहले से ही मुझसे एक्सपेक्टेड था, लोगों को भी और डिपार्टमेंट को भी, यहाँ पे लोगों को भी। तो मैंने कोशिश की है वैसा करने की कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और बाकी यहाँ हमारे ऑफ़िस में एक ऐसा भी चलन है कि जो एआईआर 1 थे 2021 बैच के, तो उन्होंने भी आगरा ही ऑफ़िस जॉइन किया था। फिर 2023 में ही गॉट सिलेक्टेड एज़ एपीएफसी, तो वहाँ से चले गए। तो वो पहले दिन से वो ही उन लोगों ने बता के रखा था कि सर आपका 2 है, आपको भी एपीएफसी बन के निकलना है यहाँ से। तो वो एक एडेड प्रेशर भी मतलब 1 साल से है कि निकलना है। बिल्कुल सर, आप ना मुझे ऐसा लग रहा है प्रजनीश दीक्षित सर की बात कर रहे हैं, वो हमारे काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी कांटेक्ट रहता है। ईओआर जो एपीएफसी, सॉरी ईओ एग्ज़ाम 2017 के रैंक 1 है करण राघव सर, वो भी जो है काफ़ी क्लोज हैं।
वो इस टाइम एसिक डीडी में ऑफिसर हैं, ठीक है, उनका रैंक 17 आया था बाद में ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम में। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ टॉपर जुड़े रहते हैं, मतलब आप हो, रजनीश दीक्षित सर हैं, और भी मतलब काफ़ी लोग हैं, सचिव नेहरा सर जो इस टाइम एपीएफसी हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट में। सर पर मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो मेहनत आप लोगों ने कर रखी है ना डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्जाम की सिलेक्शन में। मतलब कोई अगर ये बोले कि मैं 4 महीने की तैयारी करके ईयू एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा या एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने आप को एग्जैगरेट कर रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं वो पुरानी प्रिपरेशन जो आपने योगेश सागर से जो आपने मेहनत करी है 4 साल यूपीएससी में, वो एफर्ट्स यहाँ पर रंग लाए हैं। दीक्षा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो कितना लंबा चलता है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है जब आप ईयू पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं? ओके सर, हमारी जो ट्रेनिंग है एज ईओ यूज 4 फेजेस में होती है। द फर्स्ट इज इन गैप ट्रेनिंग विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, एंड वो जो होती है वो 2 वीक की ट्रेनिंग होती है। देन देर इज एनडीसी ट्रेनिंग, नेशनल डेटा सेंटर वाली। उसमें हमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वर्क होता है ईपीएफओ का वो समझने के लिए 1 वीक ट्रेनिंग रहती है। Then there is campus-based training of 1 month, which is held at any of the ZTIs nearest to your Aru. And then there is GNLU training, जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अभी हो रही है, which is for legal base. तो ये 4 फेजेस में ट्रेनिंग होती है। राइट मैम, थैंक यू मैम। एंड योगेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ईओयू का एक दिन कैसा होता है? मतलब जब आप सुबह 9:30 बजे अगर जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपका डे टू डे बेसिस पे किस तरह का प्रोफाइल रहता है, किस तरह का काम आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं? एक एक ऑफिसर की जो लाइफ है उसमें एक दिन वर्किंग डे कैसा रहता है सर, वो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, तो सर इसमें ऐसा है कि एज एन एओ मतलब थोड़ा वर्क डिफर कर सकता है अगर आपका सेक्शन डिफरेंट है। जैसे अभी मैं अकाउंट संभाल रहा हूँ और ग्रीवेंस सेक्शन डील कर रहा हूँ। तो आप सुबह आते हैं और सुबह सबसे पहले तो रिपोर्ट्स आती हैं आपको कि आज की रिपोर्ट क्या है, आज का पेंडिंग वर्क क्या है। तो पूरे पूरे आरओ की रिपोर्ट आती है, आप अपने सेक्शन से जिससे डील कर रहे हैं आप उससे वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं उसकी। आप अपने सेक्शन सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज क्या प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे, कितना हो जाना चाहिए काम। ऐसे ग्रीवेंस में देखना पड़ता है कि कौन सी कितनी ज़्यादा दिन से पेंडिंग है। ज़्यादा दिन से अगर पेंडिंग है या फिर अगर पीएमओ से है, डीपीजी से है, तो उनको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व कराने के लिए आप इंस्ट्रक्ट करते हैं सुबह सुबह। फिर आपके पास डेली जो क्लेम्स हैं वो आते हैं, तो आप क्लेम रिजॉल्व करना चालू करते हैं। उसके बाद कुछ फिजिकल केसेस होते हैं, फाइल्स आते हैं आपके पास, उनको देखना पड़ता है, डील करना पड़ता है। ई ऑफिस का अब थोड़ा वर्क गवर्नमेंट थोड़ा ई टेक्नोलॉजी की तरफ चल रही है, तो अब फाइल्स को ई ऑफिस से रिप्लेस किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ई ऑफिस पे मोस्टली काम करना होता है आपको, फाइल्स नोटिंग। तो ये सब ई ऑफिस पे होते हैं। तो अगर आपकी उसमें आपका टेस्ट होता है थोड़ा, ये लिखने वाला, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। आपने अगर यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं कुछ, आपको मतलब वो आप पूरा यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे नोटिंग बनानी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। और नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर एपीएफसी के थ्रू आते हैं, आरपीएफसी के थ्रू आते हैं, तो वो करने होते हैं कि जैसे रिजेक्शन रेशियो बढ़ रहा है क्लेम्स का, तो उसको लेकर के वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप अपने सेक्शन का रिव्यू कीजिए। तो फिर आप पीडीपी सेक्शन होता है, उस पर रिपोर्ट मांगेंगे कि हमारे सेक्शन की 1 महीने की रिपोर्ट बताइए। वो भेजेंगे, फिर आप उसको एनालाइज कीजिए, उसके बेसिस पे एक ऑफिस नोट निकालिए, अपने सेक्शन में रिसीव कराइए, सबको सबको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि इस तरीके से हमें क्लेम्स प्रोसेस करने हैं कि रिजेक्शन कम हो। और फिर ऐसे ही दिन भर क्लेम्स वगैरह, ऑफिस नोट्स निकालना। और ये अगर जब आपकी डेस्क जॉब है एज एन एओ, तो यही मोस्टली वर्क होता है। राइट सर। सर क्या यहाँ पे मतलब आपके पास ये लग्जरी होती है कि आप आराम से ऑफिस आइए 9:30 की जगह 10 बजे तक आइए, फिर आके एक बार चाय पीजिए और फिर पंखा वगैरह चेक करिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, फिर 10:30 11 बजे तक काम स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे काम होता रहेगा? क्या ऐसी लग्जरी है, या फिर मोदी जी के आने पे चीजें चेंज हो गई हैं? थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट फिर भी इट डिपेंड्स ऑन ऑफिस टू ऑफिस कि राइट। कुछ ऑफिसेज में ऑफिसर्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल 9:30 टू 6 तक रहें। कुछ ऑफिसेज में इट्स मोर लाइक टास्क ओरिएंटेड कि आप अपनी टास्क पूरी करें जो आपको दिन में दी गई है, और उसके बाद दे डोंट डिस्टर्ब यू कि आप बाकी टाइम क्या कर रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ थोड़ा इट्स अ मिक्स्ड ऑफ बोथ। जैसे थोड़ा बहुत आप टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, चाय चाय पीना अलाउड है, और इतना नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बट
वही है कि आपका वर्क होना चाहिए अप टू डेट, जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आज आप इतना वर्क करके देंगे, इतना क्लेम सेटल हो जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो फॉलो हो जाएंगे, तो फिर आपको तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आपके पास अपनी खुद की है वो अपनी की अ, मतलब कि आप अपना अगर सेक्शन अच्छे से चला रहे हैं तो इतनी छूट दे रखी होती है कि आप अपना सेक्शन अच्छे से चलाइए, जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो काम कीजिए। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, चाय पीनी है, पंखा देखना है, तो दे डोंट डिस्टर्ब यू। राइट सर, मतलब चीजें कंडीशनल हैं कि अगर आप सब कुछ अच्छे से करें तो आपके लिए कुछ लग्जरी भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। दीक्षा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अभी तक एओ बन के, अभी आप एओ हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, आप बाद में ईओ बनेंगे अकाउंट शायद ऑफ 2 साल के बाद, है ना? या तो अभी एओ बन के आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार एपीएफसी निकल जाए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर निकल जाए? क्योंकि लोगों को बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर एपीएफसी ईओ क्या ये डिफरेंस है, हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो इसके आंसर में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये सर ईपीएफसी पोस्ट ग्रेड पे में भी ज्यादा है, इट्स ग्रुप पे पोस्ट, तो वहाँ पे प्रमोशनल एवेन्यूज ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू ग्रुप बी। सो वो हम लोगों को देख के एक्सपेक्टेशन जलन हुई कि ये शाम वाले एग्जाम में अच्छा रैंक लिया इसलिए एपीएफसी बन गया, और मेरा शाम वाला एग्जाम खराब हुआ इसलिए मैं ईओ हूँ, मेरा सुबह वाला अच्छा हो गया। तो कभी जलन हुई देख के एपीएफसी ऑफिसर्स को कि यार ये क्या था, मतलब एक एग्जाम से हम डिफर कर गए? नहीं, ऐसा इतना तो डिफरेंस फील नहीं होता है, बस ये है कि करियर प्रोग्रेशन को लेके थोड़ा सा रहता है दैट ग्रुप बी ऑफिसर्स का करियर प्रोग्रेशन उतना अच्छा नहीं है। बट फिलहाल देर इज टाइम टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज, तो इतना मुझे कंपैरिजन फील करने की नीड नहीं होती है। मैम वैसे भी आपने ना लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स जो है हासिल कर लिए हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब आप ऑफिस में भी आए थे एडवर्टाइप में, मतलब आपने कौन कौन से कंपटीशन में टॉप रैंक्स जो है हासिल कर रखे हैं। तो यू हैव द पोटेंशियल एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इससे ऊपर ही जाएंगे। ठीक है। दीक्षा मैम, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूंगा कि जनरली हम जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपने लिए चूज करते हैं तो हमारे मन में एक जो है एक आइडेंटिटी होती है कि यार यहाँ पे हमारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, ठीक है, स्टाफ होगा, और जनरली हम उसको जो है चाहते हैं। हमारे सोसाइटी में ऐसा स्टेटस बन जाता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब क्या ऐसी है। तो ईओ के बारे में आप लोगों की थोड़ी सी जो है आंखें खोल के बताइए कि भाई ऐसा जो है सपना मत देखिएगा, ये रियलिटी है, ऐसा ही आपको मिलने वाला है। आप थोड़ा सा इसके बारे में क्लियरिटी बच्चों को दे दीजिए प्लीज। ओके सर। तो देखिए, जो रीजनल ऑफिसेस हैं, कुछ रीजनल ऑफिस में आपको कॉलोनी मिलेगी प्रॉपर, जैसे आरो आगरा का अपना कॉलोनी है भविष्य निधि इनक्लेव। तो वहाँ पे टाइप ऑफ क्वार्टर्स होते हैं। फॉर ग्रुप बी ऑफिसर्स इट्स टाइप 3 क्वार्टर, फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स टाइप 4 से स्टार्ट होता है। एंड अच्छे क्वार्टर्स हैं, दैट इज वन थिंग। अगर बंगलो चाहिए तो फॉर दैट यू हैव टू बी एन ओआईसी ऑफ दैट ऑफिस, तो वो बंगलो भी मिल जाता है। कार जो है दैट इज प्रोवाइडेड टू मेनली ओआईसीज फॉर देयर डेली कन्वीनियंस, एंड हमें भी प्रोवाइड किया जाता है इफ वी हैव टू गो फॉर फील्ड विजिट्स एंड अदर कैंपेन्स। सो दैट इज द थिंग, एंड मैम दीज आर द आप फैसिलिटीज। आपकी पब्लिक डीलिंग कितनी है डेली बेसिस पे? ओके। पब्लिक डीलिंग जो है मेनली तो पीआरओ सेक्शन का वर्क होता है, जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है वो बैठ के डील करता है। ऑन डे टू डे बेसिस हमें एक या दो लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ जाता है, दैट इज नॉट ऑलवेज केस। मेनली अगर किसी का ग्रीवेंस जो है वो पीआरओ पे रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन दे सेंड देम टू अस, एंड फिर हम देखते हैं कि क्या इशू है, एंड देन वी डायरेक्ट द डीए जो हमारे अंदर वर्क कर रहा होता है कि लुक इनटू हिज केस एंड गेट इट डन। राइट मैम। इतना ही है। राइट मैम। योगेश सर, कभी आपने जो है फील्ड विजिट किया है, आप जाके जो है आपने थोड़ी धाक जमाई है इंडस्ट्रीज में, एस्टेब्लिशमेंट्स में कि देखो मैं ईओ आ गया हूँ, अब मैं आपको जो है चेक करूंगा, आपका ऑडिट वगैरह करूंगा? ऐसी अभी तक कोई एक्सपीरियंस आपको देखने को मिली है पिछले 1 साल में आफ्टर ज्वाइनिंग? हम दीक्षा मैम, आप भी शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ है ऐसा तो। नहीं, अभी तक तो ऐसा दाग जमाने वाला कुछ नहीं है, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इन फील्ड ऑल्सो, क्योंकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वाला रोल है, तो हमें बस उन्हें फैसिलिटेट करना होता है वर्क को लेके। एंड कैंपेन्स में जाने को तो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, निधि आपके निकट हर मंथ होता है, उसमें जाते हैं हम। अभी पीएमवीबीआरवाई स्कीम को लेके प्रमोशन चल रहा है, तो उसको लेके भी हम इंडस्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल विजिट करते हैं। मैम वहाँ पे जाके तो पक्का ऑफिसर वाली फीलिंग आती होगी कि लोग आपको रिसीव करते होंगे, थोड़ा सेवा पानी हाँ, वगैरह होता होगा? वो थोड़ा अच्छा लगता है, बट हाँ, ओकेजनली हो जाता है। योगेश सर, आप तो एज अ पीआरओ भी फंक्शन कर रहे हैं, तो आपके साथ तो पब्लिक डीलिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, और आप भी क्या फील्ड विजिट वगैरह करते हैं?
हाँ सर, जब मैं पीआरओ था तो पब्लिक डीलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो पब्लिक डीलिंग में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह भी आते हैं। तो बात होती है, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट रहते हैं। और फिर फील्ड विजिट्स भी कुछ होती हैं जो नान में ड्यूटी लगती है, मे बी आपके निकट प्रोग्राम जो चलता है 27 ऑफ ईच मंथ। और उसके बाद ये पीएमवीवीआरवाई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करानी पड़ी, उसमें जाना पड़ा था। तो जाते हैं, कभी-कभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी जाना पड़ जाता है। बट वही है, जैसे मैम ने बताया कि अब आपका गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप फैसिलिटेटर वाले रोल में रहें, वो डंडा लेके मतलब इंस्पेक्टर राज वाला रोल नहीं है। बट अभी नया जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आ रहा है, तो के तहत एक इंस्पेक्शन स्कीम नई लॉन्च हो रही है। अभी वो उसके रूल्स बने नहीं है, ड्राफ्ट नहीं हुआ है, बट सून इट विल लॉन्च। तो फिर उसमें डिसाइड होगा कि अब अभी तो इंस्पेक्शंस वैसे पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद है। बट उसमें शायद ईएसआईसी प्लस ईपीएफओ की एक कॉमन स्कीम आएगी, और इसके तहत आगे इंस्पेक्शंस किए जाएंगे ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट रिसीव, कि किसी के ड्यूज जमा नहीं, पीएफ जमा नहीं करा रहा है कोई एम्प्लॉयर, या कुछ हिडन एम्प्लॉयमेंट है, तो उन केसेस में आगे होंगे। अभी तो लेकिन फैसिलिटेटर वाले रोल में ही मोस्टली पीएफओ वर्क कर रहा है। राइट सर, ग्रेट सर। मैम, देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में इस जॉब का आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा है मैम? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है दैट अलग अलग सेक्शन से वर्क करने को मिला है, तो काफी डायनामिक एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड फील्ड विजिट्स भी करने को मिलते हैं, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड सर सॉरी, वो सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? चैलेंजिंग मैम, चैलेंजिंग पार्ट। चैलेंजिंग पार्ट भी यही है दैट समटाइम्स वी हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉयर्स फॉर कंप्लायंस, एंड उनकी तरफ से हो सकता है कि जैसा हम एक्सपेक्टेड रिप्लाई कर रहे हैं वो नहीं करते हैं, तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो कैसे उनको हम कन्विंस कर पाते हैं टू कंप्लाई, दैट इज वन चैलेंजिंग पार्ट। धीरे धीरे सीख रहे हैं। राइट मैम। मैम, ये जो पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, क्या इसके बाद जो आपका यूपीएससी का ड्रीम है, जो आपने शायद पहले सोचा होता, उसको प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए? यस, टू बी ऑनेस्ट काफी टाइम मिल जा रहा है। आई थिंक एपीएफसी में दैट इज वन ड्रॉबैक, हमने खुद देखा है, जो हमारी ही ईयर ऑफ बैच से आए हैं ऑफिसर्स। एपीएफसी में वर्कलोड काफी ज्यादा है। हो सकता है वो प्रमोशंस के साथ डिक्लाइन हो जाता है वर्कलोड, बट इनिशियली आई थिंक एओयू इज अ गुड जॉब टू प्रिपेयर फॉर फर्दर एग्जाम्स। राइट वर्क लाइफ मैम, बैलेंस ये वाला काफी अच्छा पोर्शन मैं काट दूंगा आपका, ठीक है? क्योंकि आपने अपने मैनेजर को नहीं पता लगना चाहिए कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो आपको वर्कलोड एक्स्ट्रा ना दे दें। है। ठीक है। ठीक है मैम। जो ये वर्क है काफी योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वर्क है काफी इंटरेस्टिंग होता है फिर मोनोटोनस होता है? क्योंकि अभी तो आपको शायद डिफरेंट जॉब डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस से करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सब काम पता हो। बट क्या पता धीरे धीरे आपको एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए जो है भेज दिया जाए। तो क्या ये ऐसा होता है फिर आपको हमेशा ही ये जो वेरिएबिलिटी है या फिर वैरायटी ऑफ एक्सपोजर है देखने को मिलेगा आपकी जॉब में? अ, ये सर मतलब जो सीनियर्स हैं उनसे भी जैसे बात होती है, जो ऑलमोस्ट एट द रिटायरमेंट एज है, तो वो भी कहते हैं कि ईपीएफओ में हमेशा मतलब ये अंडर प्रोसेस ही रहती हैं चीज़ें, लाइक चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि वो लोग जब से उन्होंने 1990 में ज्वाइन किया है, तो तब से फिर नई स्कीम आएगी, 1995 में स्कीम आएगी, फिर उसके बाद 2000 में कुछ नया सेक्शन आएगा, नई टाइप की योजनाएं आएंगी, ईसीआर अपडेट, मतलब एवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है पिछले मतलब 2-3 डेकेड से, कि अगर आपके पास सेम सेक्शन भी है तो वो सेक्शन ही का ही वर्क बदल जाएगा मतलब 3-4 साल में। जैसे अभी हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स में क्लेम सेटल करने का, तो वो पूरी तरीके से रिवैम्प्ड हो रहा है, उसको नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, साइट्स का नाम है, साइट्स 2.0। तो उसके भी हमारे ज़ोन में मैं मास्टर ट्रेनर हूँ उसका, मैं बाकी आरओज़ में जाके मुझे अभी बताना पड़ेगा कि नया जो सॉफ्टवेयर आया है उस पे कैसे काम। तो यही है कि अगर आप मान लीजिए अकाउंट सेक्शन में भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो आपको फिर वो स्क्रैच से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि अब नए सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है। स्कीम्स में काफ़ी चेंज किए जा रहे हैं कि इतने साल बाद ही आप पीएफ निकाल पाएँगे, इतने साल बाद ही आप अपने पेंशन का पैसा निकाल पाएँगे। तो इंट्रिंसिक ही ईपीएफओ ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आने के बाद एक्सपेक्टेड है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो क्वेश्चन है कि अभी वो किसके अंडर कवर किए जाएंगे, तो अभी गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिसाइडेड है। लेकिन देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग मतलब ये अंदेशा है कि हो सकता है ईपीएफओ के पास ही ये वाला काम भी आ जाए।
वो राइट सर। काम बहुत बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी हो रहा है, एम्बिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ईपीएफओ का, वेज सीलिंग भी शायद बढ़ जाए, तो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज एम्बिट में आ जाएंगी, तो काम चेंज होता रहता है। तो अगर आपके पास सेम सेक्शन भी है तो सेम सेक्शन में भी काम काफ़ी चेंज हो रहा है। राइट सर। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे इसी डायरेक्शन में पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने आईआईटी बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। और जनरली जो हम जनरेशन वाले हैं, नई जनरेशन वाले, वो ये सोचते हैं कि यार हमें ना भले ही प्रमोशन मत दो, लेकिन हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज देते रहो। वो अपॉर्चुनिटीज का जो रिजल्ट है, वो भले ही प्रमोशन ना हो, सैलरी इंक्रीज ना हो, बट हमें हमारे एरिया से एक्सप्लोर करने दो। तो जो आपका जो बैकग्राउंड था, आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, क्या उसको ईपीएफओ में सही रूप या आकार मिल रहा है? यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए, अगर आप मांगते हो तो? हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% पूरी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। इट्स गवर्नमेंट मशीनरी, काफ़ी चीज़ें मतलब वेल सेटल्ड होती हैं कि किस तरीके से काम करेंगी, बट आपको इनफ डिस्क्रेशन मिलता है कि अगर आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी वेल वेलकम्ड, और लोग सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ को लेके। आपके जो कमिश्नर ऊपर होंगे तो वो भी सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को लेकर। एंड अभी है थोड़ा बहुत कि मुझे कुछ कुछ करने को मिल रहा है चीज़ें। अ, थोड़ा मेरा वही फोकस रहता है कि टेक ओरिएंटेड, जो मतलब डेटा ओरिएंटेड चीज़ें रहें, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें कन्वेंशंस पे चलती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, वैसे ही चली आएंगी, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ती है। टू गो बैक टू स्कीम, की स्कीम में क्या लिखा है, एक्ट में क्या लिखा है, होना क्या चाहिए, चल क्या रहा है। फिर उसके बाद आप प्रपोज करते हैं कि चेंज की जानी चाहिए, इस तरीके से नया काम होना चाहिए। तो अगर आपके पास सॉलिड बैकिंग है, आप डीप स्टडी करके एनालिसिस करके आए हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ों से की वजह से, मतलब अगर आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन जाता है, तो हेड ऑफिस से भी और ऑल ओवर इंडिया भी बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं आपके रिप्रेजेंटेशन से। राइट, मतलब आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल ऐसा होता है। दीक्षा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी आपकी एज में रिवील नहीं करूंगा, लेकिन काफी कम है, मतलब आई नो, ठीक है। तो इतनी कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी संभालना, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल्स करना अच्छा लगता था, फ्रॉम कॉलेज डेज, स्कूल डेज से भी। आई वाज स्कूल कैप्टन एंड ऑल, तो अच्छा लग रहा है। एंड यस, ऐसा कुछ मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आई लाइक डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, सो इट्स गुड। मैम कई बार ना मतलब आपने तो काफी लोग जो है ट्रेनिंग वगैरह में भी आपको मिले होंगे, क्या ये कंसेप्शन सही है कि इस एग्जाम में यूपीएससी वाले बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं? क्या आपको और भी बैकग्राउंड के बच्चे देखने को मिले? जैसे मोस्टली तो यूपीएससी सीएससी जिन्होंने भी दिया है, दे वर देयर। एंड उसके अलावा भी लाइक आई मेट साक्षी, शी इज ऑल इंडिया रैंक 6th, एंड शी हैज नेवर गिवन यूपीएससी सीएससी। उन्होंने भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है, बट आई थिंक जिसने भी मतलब बेसिक जिसको नॉलेज है जनरल स्टडीज की, एंड देन दे हैव गुड कमांड ओवर मैथ्स एंड रीजनिंग एवरीथिंग, तो इट्स क्वाइट डुएबल। राइट मैम। तो दीक्षा मैम, इस टाइम पर आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या फिर कभी कभी हैवी हो जाता है? वर्क लाइफ बैलेंस इन द सेंस कि जेंजी आजकल ये कंसेप्ट को बहुत यूज करते हैं। हमारे फादर के टाइम पे तो ये कुछ होता ही नहीं था, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। लेकिन अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो एज एन ईओ ऑफिसर आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है मैम? सर बेसिकली ईपीएफओ जो है वो भी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ही है, हम फाइनेंस से डील कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द ईयर सेम वर्कलोड नहीं होता है। ईयर एंड जब होता है मार्च का, उस टाइम काफी रश होता है, क्लेम्स को लेकर के भी, एंड ऑडिट एंड ऑल की जो चीजें होती हैं उसको लेकर के भी। एंड लेकिन जनरली देखा जाए तो वर्कलोड इज मैनेजेबल। समटाइम्स वी हैव टू आल्सो रिपोर्ट ऑन सैटरडे, क्लेम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स उनको कम करने के लिए, बट ओवरऑल इट्स मैनेजेबल एंड गुड। वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा बर्डन है। फील नहीं होता है, आप इंटरेस्ट के साथ भी काम कर पाते हैं क्योंकि काम मैनेजेबल होता है, राइट? यस यस। राइट मैम। अब हम थोड़ा सा ना मैम पोस्टिंग्स और ट्रांसफर की तरफ मूव करेंगे। तो योगेश सर, आप रैंक 2 थे, क्या आपने आगरा ही जो है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी और आपको वही मिल गई थी? और कैसे डिसाइड होता है बेसिकली? हाँ सर, मैंने आगरा ही डाली थी फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं नासिक में रहता हूँ, और ये मुझे दिल्ली टू भोपाल वाला रूट इजी पड़ता है ट्रेन से, तो मैंने वही डाला था। 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं वंदे भारत।
और इसमें मोस्टली जैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो आपका अपने एरिया ऑफ रेजिडेंस डाला हुआ है, तो उस जोन के जो जोनल ऑफिस में है आपकी डीवी और मेडिकल होता है। उसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपकी प्रेफरेंस डाली जाती है स्टेट्स या जोन की। तो आप जोन का प्रेफरेंस डालते हैं, तो उसके बाद एक जोन अलॉटमेंट लिस्ट आती है आपको उसके 2 हफ्ते बाद लगभग। फिर आपके पास जब जोन अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है तो फिर उस जोन से आपको मेल आता है कि उस जोन के अंदर जो भी रीजनल ऑफिस हैं उनके अंडर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। तो फिर आप वो प्रेफरेंस लिस्ट डालते हैं, फिर उसका भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद रियल मेल का रिप्लाई आता है कि आपको ये कंसर्न ऑफिस अलॉट किया गया है एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट बाय दिस। तो जैसे मैंने सबसे पहले डाला उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्रेफरेंस पे, तो मुझे उत्तर प्रदेश मिला। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जैडो कानपुर है हमारा जोनल ऑफिस, वहाँ से मुझे दूसरा मेल आया। फिर उसमें मैंने रीजनल ऑफिस की लिस्ट डाली, उसमें मैंने आगरा फर्स्ट पे डाला, तो फिर मुझे आगरा मिला। और ये यही मोस्टली फर्स्ट पोस्टिंग का तरीका रहता है। उसके बाद भी एक वो कैच है कि जो वेटिंग लिस्ट पे लोग आते हैं, तो वेटिंग लिस्ट पे ये लोगों को कैडर अलॉट करने के पहले, उनका आरओ अलॉट करने के पहले आप लोगों से हम लोगों से मतलब फिर एक बार मांगा जाता है कि आपको रीलोकेशन तो नहीं चाहिए। तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों का रीलोकेट हो जाता है, जैसे कुछ साउथ में गए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी। तो वेटिंग लिस्ट आ गई, तो उसके पहले उनसे पूछा गया कि आपको रीलोकेशन चाहिए, तो लोगों ने कहा कि यस। तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम पे भरी थी लिस्ट, उसमें ही अगर ऊपर वाले में कहीं वैकेंसी अब हो गई है तो उनको रीलोकेट वहाँ कर दिया जाता है। राइट। एंड दीक्षा मैम, आपकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो आगरा ही थी? Yes, sir. Based on the analysis and guidance from seniors, मुझे लगा कि आगरा is one of the best offices in UP. तो first preference was आगरा. तो अभी आप आगरा में 3 साल तक रहोगे या 9 साल तक रहोगे? क्योंकि जनरली हमने सुना है कि एक ऑफिस में आप 3 साल और एक जोन में आप 9 साल तक रहते हो। ऐसा ही है? The maximum we can stay in one regional office for 6 years. ओके। एंड उसके बाद हमसे एनुअली वो फॉर्म मांगा जाता है फॉर चॉइस ऑफ ट्रांसफर इन सेम जोन। मतलब यूपी के बाहर जाना तो इट्स अ चॉइस। अगर आप जाना चाहते हो फ्रॉम योर जोन टू अदर जोन तो आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है, बट विद इन द सेम जोन अगर आप 6 साल रह चुके हो रीजनल ऑफिस में देन आपका ट्रांसफर हो सकता है। एंड वहां पे भी अगर आप नहीं चाहते हो देन यू हैव ऑप्शंस और रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैम, जनरली एज अ फीमेल ना हमारी रिजर्वेशन रहती है कि हम अपने स्टेट से बाहर ना जाएं। ठीक है, बहुत सारी जो अभी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं उनका ये डाउट होता है कि सर मुझे होम पोस्टिंग मिल जाएगी, मुझे अपने स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। तो क्या एज अ फीमेल आप एक ही स्टेट में लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं या फिर आपको बाहर जाना ही पड़ेगा? वैसे तो ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन अगर आपको एक बार एक जोन अलॉट हो जाता है लाइक उत्तर प्रदेश इज अ जोन, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको किसी और स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन भेजेगा। यू हैव दैट ऑप्शन अगर आपको लगता है कि यू वांट टू मूव आउट फॉर एनी रीजन। एंड अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी है एंड वेकेंसीज आर देयर प्रेजेंट इन अदर स्टेट तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड। राइट मैम। मैम, आप जब ये पोस्ट पे हैं तो क्या आपको अपने नॉर्मल काम के अलावा और भी जो है स्पेशलाइजेशन या फिर लर्निंग या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या फिर स्टेग्नेशन है लर्निंग के मामले में, बस आप काम ही सीख रहे हो? सर नए प्रोजेक्ट्स तो आते रहते हैं, जैसे अभी इनऑपरेटिव अकाउंट का वर्क आया है हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें सीखने को भी मिल रहा है। मेंबर्स से भी जो पुराने हमारे मेंबर्स हैं जो छोड़ चुके हैं वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनसे हमें एक इंटरेक्शन बनाने का अपॉर्चुनिटी है एंड उनको कैसे हम उनका पैसा जो है पूरा डिस्पर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उनका ये था कि जो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है उसको हम जल्द से जल्द मेंबर्स तक पहुंचा सकें। सो दीज आर द काइंड ऑफ न्यू रोल्स दैट वी आर गेटिंग। राइट। एंड योगेश सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम ना बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, जैसे एक न्यूज़ अभी इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिनों पहले आई थी, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ईपीएफओ प्लान कर रहा है। मतलब क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एंड स्टाफ जो है काफ़ी क्रंच में है, मतलब नंबर्स काफ़ी कम है। सो डू वी एक्सपेक्ट कि ये जो वैकेंसीज हैं ये आने वाले टाइम में हमें बहुत रेगुलर कुछ सालों के लिए देखने को मिलेंगे भी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने भी शायद अपने टाइम में इसको एक बोनस एग्जाम माना होगा। बट क्या ये सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि इस एग्जाम को अब हम रेगुलरली प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम आ सकता है आने वाले टाइम में रेगुलर? हाँ, कैडर स्ट्रक्चरिंग की काफ़ी टाइम से बात चल रही है।
एंड अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है कैडर इंस्पेक्शन की जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट वगैरह भी। और इसमें वही था कि कुछ कुछ थे जो ग्रुप सी में, जैसे हमारे एसएसएस की पोस्ट होती है तो उन पे वर्कलोड काफी ज्यादा है। एक हमारा एओईओ कैडर का भी ग्रीवांस था कि एक बॉटल नेक है ग्रुप बी टू ग्रुप ए ट्रांजिशन में। उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, या फिर हमारे डिपार्टमेंट में जो ग्रुप ए में जैसे ट्रांसफर थे या ग्रुप बी में टू बी ट्रांसफर थे, वो प्रमोशन है तो वो फास्ट है, बट ट्रांजिशन जो ग्रुप बी टू ग्रुप ए है वो स्लो है थोड़ा। तो उसके लिए भी चल रहा है और एपीएफसी पे भी काफ़ी ज़्यादा लोड है। तो देखते हैं रिपोर्ट कैसी आती है। मोस्टली जो सुनने में आ रहा है कि एपीएफसी की पोस्ट काफ़ी बढ़ाई जाएंगी और तो उसमें 50-50 कोटा रहता है। 50% वुड बी डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंड 50% के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे अगर 1000 पोस्ट भी हैं तो अ, अगले कुछ सालों में 500 पोस्ट पे तो डीआर रिक्रूटमेंट आने की संभावना है। राइट सर। एंड दीक्षाम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, एसएसए ईओ पे काफ़ी लोड बढ़ रहा है, तो मतलब जो रिक्रूटमेंट है, अगेन मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि रिक्रूटमेंट बच्चों को ना क्लैरिटी बहुत कम है, क्योंकि ना तो यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आता है ना ईपीएफओ की तरफ से। तो बच्चे क्या इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं रेगुलर मान के? इसको मैं अगेन आपसे क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी बच्चों को स्पेसिफिकली अगर डायरेक्शन में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। सर जैसे हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आफ्टर 2023 नेक्स्ट ईयर ही, राइट। मतलब 2025 में रिजल्ट आया एंड सेम ईयर वो नोटिफिकेशन एंड ऑल हो सकता है, बट हुआ है तो आई थिंक रेगुलर हो रहे हैं रिक्रूटमेंट्स। इस ईयर भी एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एग्जाम तो रेगुलर आ रहा है क्योंकि वर्कलोड इज गोइंग टू एनहांस। अभी जो नया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है उसमें भी ईपीएफओ का रोल काफी बढ़ गया है, वहाँ पे भी वर्कलोड बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सीरियसली। थोड़ा सीरियसली ले लेना चाहिए इस एग्जाम को, मतलब एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज थोड़ी सी रेगुलर आ सकती हैं। ठीक है, मतलब हम अगेन कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी शायद उतने लेवल पे नई इन्फॉर्मेशन होती है ना हमें आउटसाइड होती है। बट मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक ऐसी डिफाइनिंग मोमेंट है जहां पर मेक और ब्रेक है। आप मतलब एक एग्जाम के साइकिल में काफी टाइम से फंसे हुए हैं, तो एक शायद निकलने का चांस मिल सकता है। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा योगेश सर की, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, कि व्हाट इज द बिगेस्ट लाइफस्टाइल चेंज जो आपको देखने को मिला है एज एन ईओ ऑफिसर? मतलब आपको क्या लगा है कि मेरी लाइफ ऐसी थी, प्रिपरेशन जर्नी में मैं ऐसा हो चुका था और इस पर्टिकुलर जॉब ने मेरे अंदर ये चेंज या फिर मेरी लाइफ में ये चेंज ला दिया है? सबसे बड़ी चीज़ तो सर यही है कि अब थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल हो गई है। समय से उठते हैं, समय से खाना खाते हैं, समय से लंच पैक करके यहाँ आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये है कि मन कर रहा है तो रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में और डाइट भी थोड़ी हेल्दी हो गई है अब। और के बाद थोड़ा आपका परसेप्शन भी लोगों का आपके प्रति बदल जाता है जब आप सर्विस में होते हैं, एक अच्छी सर्विस में होते हैं एंड कम्पेयर टू एन एस्पिरेंट। काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स खुल जाते हैं यहाँ पे आके आपके कि यू हैव टू डील विद मैनी, मतलब हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जैसे किसी कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर्स हैं, काफी बड़े एचआर हैं किसी कंपनी के। तो वो वेन्यूज भी आपके पास खुल जाती हैं, बट यू हैव टू लाइक एक्ट अकॉर्डिंगली कि जो आपकी जॉब है उसको आप जस्टिस कर सकें वैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब तो का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स हम लोगों पे भी अप्लाई होते हैं। तो का सबसे फेमस वही है कि एक का प्रोविजन है, 313 प्रोविजन है, जो जब भी आपके खिलाफ चार्जशीट करनी होती है या किसी को आपको परेशान करना है तो वही लगाया जाता है कि योर एक्ट वाज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उससे मतलब यू हैव टू ऑलवेज एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर यू आर इन ऑन ड्यूटी, मतलब आप 24/7 ड्यूटी पे हैं। आप अगर ऑफिस में हैं, ऑफिस के बाहर हैं, आपका कोई भी एक्ट है तो दैट शुड नॉट बी अनबिकमिंग ऑफ एन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये आपको माइंडफुल रहना होता है हर टाइम पे। आप ऐसे रोड रेज नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। आप ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव तो वैसे ही लीगल है, बट आप ऐसे जनरली खुले में ड्रिंक भी नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ा चेंज यही है कि यू हैव टू लाइक लिव योर लाइफ लाइक अ गवर्नमेंट सर्वेंट।
राइट सर, आपने बहुत सही बात बोली कि एक जो पोस्ट आपको अकाउंटेबिलिटी दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, आपको उसको निभाना होगा, और वो आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जनरेट करके ही निभाना होगा। दीक्षा अमृता, मैं एक पॉइंट और पूछूंगा कि जनरली लोगों को मतलब ये पता होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, ये एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मैं गवर्नमेंट जॉब का पार्ट नहीं हूँ, ये डिफरेंट जॉब है? लोग जनरली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, बट आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, ये तो कोई और ही जॉब है? सर, वैसे एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स क्वाइट गुड कि हमें बैलेंस्ड एक वे ऑफ वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट जो स्टाइल होता है वर्क का वैसा भी है, प्रोफेशनलिज्म रहता है एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जितने बेनिफिट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट वी गेट एट पार विद देम, राइट। be it medical facilities or other kind of like quarters we have of our own, and हमारा NPS भी है, we have a number of facilities, so ऐसा, and job security is one of the things जो गवर्नमेंट जॉब लोग एस्पायर करते हैं, तो हम कभी किसी का फोन आया कि मेरा एक काम करवा देना, आपके पास एक मेरा आदमी आने वाला है, ये हेल्प कर देना, कभी ऐसी? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो लोगों को एक्चुअली कॉल कॉल आते रहते हैं, तो आपके पास भी कुछ ऐसी मतलब कॉल्स वगैरह जो है, रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं अभी तक? नहीं, जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी बैच के दूसरे ऑफिस में होते हैं, अगर वहाँ पे कोई मेंबर आ रहा है, उसका काम एक जगह से नहीं हो रहा है, देन कॉल्स आते हैं एंड वी ट्राई कि जितना एक ऑफिस दूसरे ऑफिस की हेल्प कर सकता है, तो इस तरीके से काम जैसे होते हमारी हैं। सोसाइटी में क्या होता है ना, जैसे हमारे पापा के कोई दोस्त हैं, तो उनको अगर पता लगे कि दीक्षा अमृता जो है इनकी बेटी पीएफ ऑफिस में है, तो वो फोन करके बोलेंगे कि प्लीज ये अंकल आ रहे हैं, इनका काम करवा देना, हेल्प कर देना। तो ऐसे कॉल भी आएगा भी, फैमिली फ्रेंड्स पीयर ग्रुप वगैरह से? फ्रेंड्स से आते हैं कभी कभी, जैसे मेरे फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनको अपना पीएफ निकालने में अगर पैसा प्रॉब्लम आ रही होती है, देन वो थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए कि क्या प्रोसीजर होगा, लाइक मेरा एक फ्रेंड है, वो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में था, वो अनएग्जेम्प्टेड में चला गया, तो कैसे पीएफ ट्रांसफर होगा, एंड एक बार जैसे वहाँ पे बेंगलोर का ऑफिस है, देन वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बिकॉज क्लेम्स बहुत दिनों से पेंडिंग है, ग्रीवेंस भी पेंडिंग है, तो इफ वी आर एबल टू कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफिसर ऑफ दैट ऑफिस, तो वो काम थोड़ा अर्जेंसी में लेके हो जाता है, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प तो चलती है। राइट मैम। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो इस टाइम पर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डाउटफुल हैं कि यार ढंग से करें ना करें, एग्जाम होगा नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे एस्पिरेंट से? एंड योगेश सर, आप भी अपना आंसर सोच कर रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी। आई थिंक नोटिफिकेशन तो लास्ट ईयर भी आया था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था पहले से, तो इस बार मेरी तो यही राय रहेगी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, या फिर अगर कर भी रहे हैं सीएससी जैसे एग्जाम की, तो आपका बेस काफी स्ट्रांग रहता है, तो उसका प्रिपरेशन मोड में रहिए। अगर नोटिफिकेशन इसी ईयर आ जाता है, देन इट्स क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एंड लेबर लॉस एंड ऑल थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें से हमेशा ही जैसे 2023 से हम पैटर्न चेंज देख रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, सो लास्ट मोमेंट पे जाके उसको मत छोड़िए, अभी से स्टार्ट करेंगे तो पेपर निकलने के चांसेस रहेंगे। राइट। योगेश सर, इस टाइम पर सिचुएशन ये है कि रिक्विजिशन यूपीएससी को चली गई एपीएफओ की तरफ से 80 एपीएफसी वैकेंसीज की, 311 ईओ वैकेंसीज की। 2023 में रिक्विजिशन जाने के 4 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ गई थी। नवंबर में रिक्वेशन गई थी, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गई थी। 2025 में भी मार्च में रिक्वेशन गई थी, जुलाई में नोटिफिकेशन आ गई थी। लेकिन इस बार रिक्वेशन अप्रैल में गई, लेकिन बच्चों को डाउट है कि पुरानी साइकिल कंप्लीट हुई नहीं है, तो एग्जाम तो शायद नहीं आएगा। बट पहले कभी रिक्वेशन भी पहले नहीं गई थी, रिक्वेशन भी कंप्लीट साइकिल होने के बाद ही गई थी। तो अब जो टाइम है वो कितना क्रिटिकल, और एक एस्पिरेंट को क्यों इस टाइम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा एज एन एस्पिरेंट, अगर आप इसका आंसर देंगे तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे। हाँ सर, इस बार थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, मैं भी देख रहा था, आपका ही वीडियो देखा था मैंने, आपने आरटीआई किया था। तो हाँ, इस बार थोड़ा प्रोसेस फास्ट है, तो हो सकता है कि एग्जाम भी फास्ट हो। इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम साइकिल जब, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सीएसई में होता है कि एक एग्जाम साइकिल पूरी नहीं होती है, बट रिक्रूटमेंट के तो सब में ही आपके पास फॉर्म भरने के लिए आ जाता है, फिर एक उस एग्जाम साइकिल वो कंप्लीट होगी मई के फर्स्ट वीक में, और मई के लास्ट वीक में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो इस बार भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि पूरी साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही नई साइकिल शुरू होगी, तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऑलरेडी सेट एग्जाम्पल है सीएसई का ऐसा कि वो बीच में नोटिफिकेशन तो निकाल ही सकते हैं दूसरी साइकिल शुरू होने के पहले ही। और अगर आप एस्पिरेंट हैं इस टाइम पे तो बिल्कुल अच्छे से इसको सीरियसली लीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि रेगुलर अब ये एग्जाम हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी होगा ही शायद से। तो इस टाइम पे अगर वो टॉपिक्स हैं जो जिनमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे अकाउंटेंसी वगैरह हुआ, तो मेरा थोड़ा वीक था ये हमेशा से। तो वही टाइम crunch मुझे रहता था सीएसई और इसके बीच में कि उसी टाइम में पढ़ना है, ये करना है, सब करना है। तो मुझे रटने की ज़रूरत पड़ती थी, और कि रट लो जितना रट पाओ। बट अगर आपके पास अभी टाइम है और अगर आप अच्छे से अकाउंटेंसी हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये वाले जो थोड़े कंसेप्चुअली समझने वाले सब्जेक्ट हैं, इनको अगर अभी से अच्छे से करेंगे तो दे आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी वो नहीं रहती है कि डाउट कि ये वाला आंसर सही होगा, ये सही होगा। बिल्कुल आपके सेट अजम्पशंस हैं, सेट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल कंप्यूटर में सब सेट है कि ये वाले फंक्शन से यही होगा, ये क्लिक करने पे यही होगा। तो आप ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। अगर आप अभी से मेहनत करते रहें तो आपको एकदम लास्ट में रश नहीं पड़ेगा। और अब इन एग्जाम्स में भी कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और अब आप ऐसे नहीं देख सकते इनको कि मैं सीएसई में थोड़े मार्क्स से रह गया था तो यहाँ तो हो ही जाएगा, नहीं मतलब नहीं होगा। मतलब अगर आप इस उम्मीद में रहेंगे कि मैं तुरंत पढ़ लूंगा 2 हफ्ते 2 महीने, तो मुश्किल है, उसमें भी मुश्किल है। क्योंकि अब लोग बहुत सीरियसली इन एग्जाम्स को भी लेते हैं, और जो क्योंकि अब रेगुलरली होने लगे हैं तो लोग भी काफ़ी सीरियसली लेने लगे हैं। और अच्छे बच्चे आ रहे हैं, मतलब हमारे जो बैच में है, तो अभी मैं ट्रेनिंग में गया था, तो मतलब लगभग 40 लोगों का बैच था, तो उसमें एटलीस्ट 10 वर फ्रॉम आईआईटी। और उनमें भी 40 में एटलीस्ट 20 पीपल हैड रिटन मल्टीपल मेंस सीएसई के। हमारे बैच से अभी जो फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट निकला तो एक लड़के का उसमें भी हो गया। तो कंपटीशन मतलब आपका इन लोगों से है। तो बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, बट आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, कंपटीशन सोच के रखें कि इस लेवल का कंपटीशन है, और अगर पहले से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ही एडवांटेज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली सर कि कंपनसेट नहीं होना है और फॉर ग्रांटेड किसी चीज को नहीं लेना है। और अगर आपको अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज मिल रहा है तो एडवांटेज आपको लेना चाहिए। बट क्योंकि सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट है और इंटरव्यू है, तो एक नॉन यूपीएससी वाले बच्चे को भी एडवांटेज हो सकता है, जैसे शिखा मैम का, दिक्षा मैम ने बताया। तो सर मैं आप दोनों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैम आपने अपना कीमती समय निकाल के सेशन को अटेंड किया है और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम। थैंक यू।